हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका आखिरी का जो एक महीना है, आखिरी के जो 30 दिन है सीए इंटरमीडिएट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सितंबर 26 में आपके एग्जाम है, तो किस तरीके का होना चाहिए। आखिरी के इन 30 दिनों के अंदर किस तरीके से पढ़ना है, किन चीजों को खास ध्यान रखना है, किन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है, पढ़ाई किस तरीके से होगी, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। अगर आपका ग्रुप 1 है तो चीजें हमने यहाँ पर कवर करी है, ग्रुप 2 है तो भी यहाँ पर चीजें कवर की गई हैं। तो आप अपनी देखिए एग्जाम फॉर्म के अकॉर्डिंगली चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आखिरी के 30 दिनों में 6 पेपरों को लेकर हमारा किस तरीके से स्टडी प्लान होना चाहिए। सबसे पहली बात यहां पर आप एक चीज समझिए कि आखिरी का जो एक महीना है, ये आपका कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें आप नई चीजों को सीखें। तो यहां पर आपको सर अपने सिलेबस के अंदर रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। कोई भी नई चीजों को प्रिपेयर करने से यहां पर आपको बचना होगा। अब किस तरीके से आपकी तैयारी होगी, तो सबसे पहले समझिए जरा, आखिरी में मैंने कहा कि सर आपको यहां पर रिवीजन करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करना है। दूसरी बात, आपको यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, ना कि रीडिंग के ऊपर। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको टेस्ट देने हैं और उन टेस्ट में होने वाली गलतियों को ठीक करना है। ये 3 काम ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को बिल्कुल करने हैं, बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं कि सर इन 30 दिनों में किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो पहले 15 दिनों के अंदर सर जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, उस सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीजों को करना है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको लगे यार ये टॉपिक तो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं करा। नहीं, शुरू के 15 दिनों में आपको ये काम करना है। अगले 15 दिनों के अंदर टेस्ट और उस टेस्ट में होने वाली गलतियों को ठीक करना है। आखिरी के 5 दिनों के अंदर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आपके पास चार्ट्स हैं, आपके पास फॉर्मूला शीट्स हैं, उनसे चीजों को याद करिए। आपने जहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है उनको देखिए, क्योंकि यहां पर 5 दिनों के अंदर कोई नई चीज नहीं होती है। कोई क्वेश्चन करने बैठोगे आपको लगेगा यार वो चैप्टर कर लेता हूं, फिर वो चैप्टर कर लेता हूं, फिर वो चैप्टर कर लेता हूं। तो जो चीजें कर ली हैं उनको बार बार बस देखना होता है यहाँ पर। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन जो शुरू के ये आपके 20 दिन है, ये बहुत ज्यादा 20 से 25 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा सर, अब मैं बात करता हूं, क्योंकि आपके पास देखिए अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 6 पेपर है, सिंगल ग्रुप के इसमें 3 पेपर हैं। और आपको कोशिश करनी है कि सारी चीजों को आप करके जाएंगे और हर दिन आप एक दिन में 2 पेपर उठाएंगे, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। ऐसा ना हो कि दोनों ही थ्योरी पेपर ले लिए हैं आपने, दोनों ही प्रैक्टिकल ले लिए हैं। वहां पर बच्चे देखिए कई बार बोर हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल रखेंगे, आपका एक फ्लो बना रहता है। ठीक है जी, दूसरी चीज प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर आपको देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा ना हो किताब का ऑडिट करना शुरू कर दो कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, अच्छा ये ठीक है ऐसे कर लेंगे, परचेज कंसिडरेशन ऐसे निकल जाता है, मिनिमम जीएसटी पेबल ऐसे निकालना है, टैक्स लायबिलिटी ऐसे निकलती है। नहीं, हाथ से सॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। कोशिश कीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे सॉल्व करें इस आखिरी के एक महीने के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद थ्योरी के अंदर भी 6 से 7 पेजेस आपको लिखकर जरूर देखने हैं। और जहां पर लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप फ्लो चार्ट बनाकर उसको रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एग्जाम में भी आप फ्लो चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा आंसर आप फ्लो चार्ट में ही दे दें, लिखें कुछ ना, वो गलत चीज है। लिखने के साथ साथ बीच में आप फ्लो चार्ट इंकॉर्पोरेट करते हैं, इट विल इंक्रीज योर प्रेजेंटेशन टू द नेक्स्ट लेवल, यू विल गेट दी फुल मार्क्स। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा सर, इसके साथ साथ आप अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। जो भी आपके पास डाउट्स आते हैं एक पेपर पे लिखते चले जाइए साथ में, और डे एंड पर उनको क्लियर कर लीजिए। डाउट क्लासेस होती हैं, आपने हमारे से कोर्स ले रखा है, आइए अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। जहां से भी कोर्स लिया है अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके बाद अगली चीज जो आती है सर, हर एक चैप्टर के अंदर, ठीक है जी, आपके पास हर एक सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है, उन्हें पहले करना है। ठीक है जी, अच्छा सर, कुछ भी नया नहीं करेंगे। ठीक है जी, जो पहले किया था उसी को मजबूत करेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं। इसके बाद जो हमने फेज 2 में बताए, और आखिर में जो आपको रेड करके हम बता रहे हैं वो आपको करने हैं। ठीक है जी, कैसे करने हैं बहुत ध्यान से जरा देखेंगे। टेस्ट एंड रिपेयर की जब मैं बात करता हूं, आपके 15 से 24 दिनों की जो है आपका, तो यहां पर आपको कोशिश करनी है कि जो 2 से 5 का टाइम होता है आपके दिन का, क्योंकि ये एग्जाम टाइम होता है, इसी में आपको पेपर लिखना होता है, इसी टाइम के अंदर आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छी आपकी देखिए यहां पर प्रैक्टिस मिलती है। ठीक है जी, इसके साथ साथ नो नोट्स, नो ब्रेक, नो फोन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आईसीआई के स्टाइल के अंदर बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हैं सर, यही दिमाग में रखते हुए आपको
करना है। 3 घंटे के पूरे आपको यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, ठीक है जी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर कुछ गलत हो गया तो बच्चे कई बार टेस्ट देते हुए करते हैं यार गलत हो गया चलो अब छोड़ के, नहीं, जितना हो रहा है 3 घंटे में बैठो तो सही, एक बार करो तो सही। बिल्कुल ही सरेंडर हो गया तो हाँ ठीक है, फिर आप समझ जाओ कि आपकी सिचुएशन कितनी खराब है और किस तरीके से आपको चलना है। जो भी गलतियां हो रही है उनको मार्क कीजिए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन कहाँ पे कमी हो रही है, अपने टेस्ट को एनालाइज कीजिए, ठीक है जी। अब सर कुछ बच्चे कहेंगे हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा सर, लॉक इन फर्स्ट रिकॉल क्लेम इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो डे 25 से लेकर डे 26 जो है आपके एक सब्जेक्ट हाफ डे के अंदर, बाकी के हाफ डे में सेकंड आपको अपना सब्जेक्ट लेके चलना है। डे 27 से 28 की मैं बात करूं, फॉर्मूला शीट, सेक्शन नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग के आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, रेशो के फॉर्मूले, लिस्ट, एसएम के फ्रेमवर्क की बात करनी है, ठीक है जी। डे 29 ब्लैंक पेपर पे आप टेस्ट दीजिए, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है जरा उसको लिख कर देखिए कि आप उसे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप उसे लिख पा रहे हैं तो मतलब आपको समझ में आ गया है, अदरवाइज दिक्कत है। और जो आपका डे 30 रहेगा, लाइट रिवीजन रहेगी, एडमिट कार्ड वगैरह अपना सब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, एक आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, ठीक है जी, वाटर बॉटल आप लेके जाना चाहते हैं अपने साथ, वो लेके जाइए, आराम से जल्दी सो जाइए ताकि 6-7 घंटे की नींद आपकी पूरी हो, एग्जाम में फ्रेश माइंड से होंगे तभी आप 100% देखिए अपना फोकस दे पाएंगे। कई बार बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह जाकर वहां पर सर दर्द होता है, नींद जाती है, ठीक है ना, तो वहां पर प्रेजेंटेशन आपकी खराब हो जाती है, परफॉर्मेंस खराब होती है, उस चीज में नहीं आपको पढ़ना है। अब सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, जैसा मैंने कहा, ठीक है जी। तो एडवांस अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबसे पहले करेंगे। इसके बाद कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, बायबैक, ईसॉप, पार्टनरशिप, ठीक है जी, ये आपके सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहेंगे। लॉ की मैं बात करूं तो कंपनी लॉ आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज रखता है। इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, डिपॉजिट चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इन सबको आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद जनरल लॉ, जनरल क्लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स एंड देन फेमा आपको करना है। बात करें सर टैक्सेशन के अंदर, तो टैक्सेशन में सबसे पहले जीएसटी करोगे, जीएसटी के अंदर आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, चार्ज सप्लाई, ये करना है, मतलब मॉड्यूल 1 और आईटीसी सबसे पहले, इसके बाद मॉड्यूल 2, ठीक है जी। इसके बाद आप इनकम टैक्स के ऊपर जा सकते हैं, जैसा कि आपको लगता है वहां पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें भी मैं कहूंगा कि आप हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस और फिर बाकी के चैप्टर्स, ठीक है ना। बात करें ग्रुप 2 के अंदर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो सर यहां पर कुछ बच्चों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आसान लगता है, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में 8 से 10 नंबर का, अगर आपको ठीक लगता है, आता है तो आप पहले कर सकते हो, अदरवाइज इसको सबसे आखिरी में रखना, वरना ये परेशान करता है, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी, ये आपको करने हैं। इसके बाद मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है जी, जॉब बैच, कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट प्रोजेक्ट, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, ये आपको करने हैं। लिख के कीजिएगा ज्यादा बेहतर है, और बिल्कुल ज्यादा बेहतर नहीं सर, करना ही करना है लिख के, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑडिट की मैं बात करूं, स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन एंड रिव्यू, ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट एंड एथिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफएम की अगर बात की जाए तो एफएम में सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग, देन डब्ल्यूसीएम आपको करना है, देन आपका रेशियो एनालिसिस। आपको लगता है कि सर कैपिटल बस्टिंग वर्किंग कैपिटल से पहले हमें रेशियो एनालिसिस करना है, कोई बात नहीं, आप पहले उसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एफएम के अंदर इक्वल वेटेज है आपकी, तो आप उस हिसाब से 3 टॉपिक कोई भी बहुत अच्छे करके जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उसमें भी हमने बता रखे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और इसके साथ साथ देखिए एमसीक्यूज का तो खास आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है जी। अब सर जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इनका सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा, द 30 डेज सीक्वेंस, तो डे 1 से डे 12 ग्रुप 2 स्वीप, फिनिश इट अर्ली एंड, आपको इस पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। डे 13 से 14 ग्रुप 1 का आपको देखिए मॉक टेस्ट वगैरह, 25 से 30वें दिन पर आपको रैपिड रिवीजन, चार्ट, फॉर्मूला शीट्स वगैरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिए जो बीच के आपके दिन है, सबसे जरूरी चीज यहाँ पर देखिए, जो आखिरी का 1 महीना होता है, इसके अंदर ये होती है कि सर आप कई बार रैंडमली पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आज इस टॉपिक को करा, कल उसको करा, नहीं, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए हर दिन का। जैसे आपने बना लिया एमडब्ल्यूएफ में आप ये 2 सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं, टीटीएस में आप ये 2 सब्जेक्ट देखने वाले हैं, इस तरीके से लेके आप चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में प्रोविजन सबसे पहले लिखो, फिर आपको फैक्ट लिखना है, देन आपको कंक्लूजन देना है। वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, हमेशा वर्किंग नोट नीट एंड क्लीन बनाकर आएंगे, जो भी कंप्यूटेशन वर्किंग नोट में दिखा रहे हैं उसको आपको ऊपर लिखना जरूर है। फॉर्मेट का यूज जरूर करना है,
ठीक है जी, करेक्ट हेडिंग्स वगैरह आपको देनी है, किसी भी क्वेश्चन को पूरी तरीके से छोड़कर मत आइएगा, जितना आता है उतना जरूर लिखिएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिख रहे हो, स्टैंडर्ड नोटिंग का नाम लिख रहे हो, अंडरलाइन करो उसको, जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से करो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर और स्पेस वगैरह जहां पर देना होता है, क्वेश्चन नंबर को 2 जगह लिखा करो, एक आपका लेफ्ट साइड में और एक आपका टॉप साइड पे लिखो। हर एक क्वेश्चन को फ्रेश पेज पे स्टार्ट करो, एक क्वेश्चन का नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश पेज पे लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपको वहां पर कम नहीं मिलता, ठीक है ना। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एमसीक्यू में आपको अपना आधे घंटे का टाइम लेके चलना है, सारे एमसीक्यूज करने हैं, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए। आपके एमसीक्यूज जो आते हैं, देखिए सर वो बिना नेगेटिव मार्किंग के तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, केस स्टडी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप केस स्टडी पहले पढ़िए, फिर उसके बाद एमसीक्यू कीजिए। चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर लीजिए। इससे होता यह है कि आपको हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम पे आया, आपको पता है क्या आएगा, कहां से आएगा, आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसके साथ साथ सर, अगर आप लोग सर टेस्ट को लेकर परेशान रहते हैं कि सर टेस्ट हम कैसे दें, कैसे गलतियां पता लगे, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो कि आपको eScholars.in वेबसाइट पे मिलती है, और इसके लिए आप 8888880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का फायदा क्या रहेगा सर, ओवरऑल आपका रिजल्ट आपको एक पेज पे मिल जाता है, हर एक क्वेश्चन का ब्रेकडाउन मिलता है कि कहां गलती हुई, क्यों गलती हुई। एमसीक्यू आपको देखिए बताए जाते हैं कि कहां कमी हो रही है आपसे, आपका देखिए क्या कमी है, उसमें क्या गलती हो रही है, ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पेपर को, वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। आपके कौन से एरियाज हैं जहां पर आप गलती कर रहे हैं, आपने 3 टेस्ट दिए सपोज इनकम टैक्स के, अब वो बता देगा टेस्ट हमारा आपको कि सर हर पेज में हम बताते हैं बच्चों को कि आप बार बार इन टॉपिक्स के अंदर गलती कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा ना यार, मेरा पीजीबीपी वीक है, मेरा कैपिटल गेन वीक है, मेरा देखो असेसमेंट का क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वहां पर आपको अपनी गलती पता लगती है, तो आप उसे ठीक करते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ सर हर एक देखिए योर ओन पेज रिटर्न, आपका जो पेपर आप हमें देते हैं उसी को चेक करके देते हैं, तो उसी पे सारी बातें आपको लिख के दी जाती है, तो यहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इवैल्यूएट हो जाती है। एग्जाम में जाने से पहले देखिए, आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ आपके 3 घंटे का किस तरीके से रहेगा। कोशिश करना है आपको एग्जाम हॉल पे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाए, ठीक है जी। आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है आपको, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं। एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हैं, कोशिश कीजिए एक साथ करें। 3 पार्ट हैं ए बी सी, पहले सी पार्ट करना चाहते हो ठीक है सी पार्ट करो, फिर ए पार्ट करना चाहते हो ए पार्ट करो, फिर बी पार्ट करना चाहते हो बी पार्ट करो, लेकिन एक साथ करो। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, ऐसा मत करना, ये बहुत खराब प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है जी। इसके बाद शुरू के जो 30 मिनट है, कोशिश कीजिए अगर आप उसमें एमसीक्यू कर सकते हैं कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, तो पहले 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फिर एक एमसीक्यू आप कर सकते हैं, एंड में मत करना, जल्दबाजी में सब गलत हो जाता है फिर। इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के लिए आपको प्री डिसाइडेड टाइम होता है, देखिए 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम रखना है। कोशिश कीजिए कि आखिरी के 10 मिनट बचा लें आप, ताकि आपसे कुछ अगर मिस हो रहा है तो आप उसको कंप्लीट कर सके, कुछ आपने छोड़ा था तो वो करें। अगर एक डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन को पूरा करो। आखिरी का जो 10 मिनट हम बचाएंगे, इसके अंदर वहां जाकर जो भी चीजें करनी है वो कर लेंगे। ध्यान रखना, ये इससे होता यह है कि आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाता है, वरना बच्चों का पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ देखिए कुछ चीजों का जो आपको ध्यान रखना है, आखिरी के 1 महीने में आपकी स्लीप बेहतर होनी चाहिए, वरना आप चीजें भूलेंगे, थके हुए रहेंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। दूसरी चीज, आप बहुत हैवी लंच ब्रेकफास्ट डिनर मत करना, नींद आएगी, ऑक्सीजन शरीर की एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में लगेगी, दिमाग में कम जाएगी। तीसरी चीज सर, कोई भी लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये आपको रिफ्रेश रखती है, ठीक है जी, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करती है। इसके साथ साथ आपका देखिए मोबाइल चलाने का टाइम, क्योंकि सर जिस तरीके का टाइम है, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, एक टाइम फिक्स करो कि सर आधे घंटे इस दिन इस टाइम पे दिन में हम ये चीज करेंगे। ऐसा ना हो कि बीच में आप कभी भी रैंडमली चलाने लगते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन आपने बनाई होती है वो पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है जी। एक एक पेज के अंदर कोशिश कीजिए, आप जैसे किसी से बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करोगे, आपको वहाँ पर उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। इसके साथ-साथ देखिए, जज द डे नॉट द मंथ, आपको हर एक दिन को देखना है कि क्या आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव हुआ। अगर आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव होगा, तो 1 हफ्ता प्रोडक्टिव होगा, 1 महीना प्रोडक्टिव होगा, और आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। ये मत सोचो कि पूरा महीना आज का दिन क्या मैं बेहतर तरीके से अपनी रिवीजन कर पाया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। आखिरी की चीज देखिए आपकी जो रहेगी,
30 डेज की चेकलिस्ट कि क्या मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हाँ तो बहुत अच्छी बात है, टिक कर लो। सर ईच चैप्टर के अंदर मैंने अपने जो ग्रीन टॉपिक्स हैं, जो मेरे मुश्किल टॉपिक हैं, जो मेरे आसान टॉपिक हैं, वो मैंने किए कि नहीं किए। मिनिमम 5 लेंथ मॉक टेस्ट पेपर आपने अगर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम 2 से 3 पेपर आप जरूर दें। इसके साथ साथ हर पेपर का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फॉर्मूला, सेक्शंस किस तरीके से मैं कंसाइज में याद कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो फिक्स रखना, उसको बहुत ज्यादा चेंज मत करना। और आखिरी दिन एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ठीक है ना, सब चीजें आपको लेकर जानी है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरीके से देखिए अपनी तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। और आखिरी का जो 1 महीना होता है ये बहुत क्रूशल होता है। यहाँ पर अगर आपने अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी स्टडीज को लेकर कुछ भी ऊपर नीचे किया तो वो आपके रिजल्ट को सीधा सीधा कॉस्ट करेगा। और ये चीज हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं करना चाहता है कि हमारा रिजल्ट सर नेगेटिव आए। कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये 2 चीजें अगर आपने अच्छे से करी तो सेल्फ स्टडी अपने आप हो जाती है और आपको दिक्कत नहीं आती है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।